विशाल विश्व शांति सरोवर के प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार अपने स्वागत में हम सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। यहाँ आने की सबको खुशी है। आज कहाँ तो संडे का दिन है, कई लोग तो इस समय शायद उठ रहे होंगे, लेकिन आज हम सभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी शुरुआत करने के लिए, अपने जीवन में बहुत अच्छी कुछ बातों को ग्रहण करने के लिए आज हम सभी यहाँ पहुँचे हैं। और आज का ये विशेष मौका है प्रशासक वर्ग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, जिसकी अधिक जानकारी आपको कार्यक्रम में प्राप्त होगी कि ये विंग क्या करता है, इसका क्या उद्देश्य है और ये किस प्रकार से पूरे भारत देश में अपनी सेवाएं कर रहा है। लेकिन उसके विंग के परिचय से पहले थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उससे पहले पूछना चाहूँगी, आप में से कितने ऐसे हैं जो पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो सुन रखा है लेकिन आज पहली बार यहाँ आना हुआ, और कोई ऐसे हैं जिन्होंने सुना भी पहली बार ही है, जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तभी पहली बार सुनना कि ब्रह्मा कुमारीज भी कोई संस्था है। अच्छा, ऐसे कोई नहीं है, तो सुना हुआ तो सबने पहले से था, लेकिन मेजॉरिटी आज यहाँ पहली बार आए हैं। तो यहाँ आने की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत ब्रीफली, जहाँ आप आए हैं, जिस संस्था में आप आए हैं, उस संस्था का मूल उद्देश्य क्या है, उसकी मूल कार्य नीति क्या है और किस उद्देश्य से ये संस्था आज विश्वव्यापी होकर के अपना कार्य कर रही है। तो जैसे आप सभी ने सुना और देखा, इसका पूरा नाम संस्था का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा का अर्थ क्या है, माइथोलॉजी जाने तो सब जानते हैं ब्रह्मा किस चीज़ के सूचक हैं। ब्रह्मा का अर्थ है द एजेंट ऑफ क्रिएशन, नई रचना कराने के निमित्त जो बनते हैं। वो नई रचना संसार की भी हो सकती है, वो नई रचना हमारी सोच की भी हो सकती है। आप क्या समझते हैं, पहले संसार नया होगा फिर रहने वालों की सोच नई बन जाएगी, या पहले हमारी सोच नई बननी चाहिए उससे संसार नया बनेगा? क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? कौन कौन समझते हैं कि पहले संसार नया बनना चाहिए, तभी तो हम अच्छी सोच रखेंगे? जब हमारे आसपास सबकी नेगेटिव सोच है, संसार ही ऐसा है, दुनिया ही धोखाधड़ी की है, तो हमारी सोच अच्छी कैसे हो सकेगी? कौन कौन ये मानते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कोई भी नहीं मानते। और कौन कौन ये मानते हैं कि पहले हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और फिर हम सबकी सोच से वो संसार बनेगा। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, मेजॉरिटी। कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि दोनों बातें सही लगती हैं, अब पता नहीं ये किस बात को सही सिद्ध करेंगे, तो शायद हमारे आंसर का वेट कर रहे हैं। आप अगर इस हॉल में देखें, इस हॉल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस हॉल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी एक एक चीज अगर बताएं, इस हॉल में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ऑडियंस दिखाई दे रही है, और हाँ जी, अच्छे सुविचार लिखे हुए वो दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है इस हॉल में? लाइट दिखाई दे रही है, और पंखा दिखाई दे रहा है बहुत विशाल सर के ऊपर। जी, बहुत नीट एंड क्लीन है, तो नीटनेस दिखाई दे रही है, क्लीनलीनेस दिखाई दे रही है हॉल के अंदर। और हाँ जी, शांति दिखाई दे रही है। अच्छा, तो आप स्थूल चीजें भी देख पा रहे हैं और सूक्ष्म चीजें जो दिखाई नहीं देती वो भी आप देख पा रहे हैं इस हॉल के अंदर। तो ये सब जो चीजें आप बता रहे हैं, ये सब
पंखा है, लाइट है, कुर्सी है, राइट, इवन शांति है, ये सब किसने क्रिएट की? इसका क्रिएटर कौन है? कुर्सी किसने क्रिएट की? इंसान ने या भगवान ने? इंसान ने। पंखा किसने बनाया? इंसान ने या भगवान ने? इंसान ने। माइक किसने बनाया? ये लैपटॉप, ये स्क्रीन, ये सब चीजें किसने बनाई? किसकी इन्वेंशन है ये? मनुष्य की इन्वेंशन है ना, मनुष्य ने खोज किया, मनुष्य ने सोचा। ये पूरा हॉल भी किसने बनाया? कोई तो आर्किटेक्ट रहा होगा। जब ये हॉल कंस्ट्रक्ट हुआ तो क्या ये क्रिएट हो रहा था उस समय? जिस समय इस हॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या उसे हम इस हॉल का क्रिएशन कह सकते हैं? कह सकते हैं? हाँ जी, नहीं कह सकते। फिर क्या कहेंगे? क्रिएट कब हुआ? क्रिएट कब हुआ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? क्रिएट कब हुआ? बिल्कुल, एग्जैक्टली जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसके पहले पेपर पे एज अ प्लान ये क्रिएट हो चुका था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। और पेपर पर प्लान बनाने से पहले किसी के माइंड में क्रिएट हुआ होगा कि ये जगह ऐसी है और यहाँ एक बड़ा हॉल बन सकता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ की रचना हुई है, पहले किसी के मन में आइडिया आया होगा, आइडिया क्रिएट हुआ होगा कि अगर बैठने के लिए ऐसी कोई चीज़ बन जाए जो थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन तक ना झुकना पड़े, आधे में ही हम झुक करके उस पर बैठ जाएं तो कितना आरामदायक होगा। और उस सोच के आधार पर वो चीज़ बनी और एक्सपीरियंस के आधार पर फिर वो चीज़ का रूप भी और एनहांस हुआ। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ फिजिकल लेवल पे चेंज करनी है तो उसका पहला चेंज की शुरुआत कहाँ होगी? उस चेंज की शुरुआत कहाँ होगी? जहाँ वो क्रिएट हुआ है, जहाँ वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वहाँ डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। चेंज कहाँ करना है? जहाँ वो क्रिएट हुआ है। तो हम सब क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटर हैं, हम सब अपने अपने लेवल पर एजेंट ऑफ क्रिएशन हैं, लेकिन हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, हम सबकी सोच को मार्गदर्शन देने के लिए परमपिता परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना करी जहां हम सभी एक नई सोच सीख सकें, एक नए ज्ञान से अपने आप को भरपूर करके अपने अंदर वो नए संस्कार धारण कर सके जिन संस्कारों के आधार पर विश्व का नवनिर्माण हो रहा है। और हम सब तक वो ज्ञान पहुंचाने के लिए जिसको परमात्मा ने एजेंट बनाया, माध्यम बनाया, उन्हें नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा अर्थात लोगों का पिता, क्योंकि पिता क्या करता है? क्रिएट करता है। तो क्योंकि हम सबके अंदर वो नई सोच क्रिएट करने के वो माध्यम बने, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, जो परमात्मा का एजेंट बने। और उन सब के हम सभी क्या कहते हैं? गॉड इज वन। हम सब एक की ही रचना है, तो हम सब उस एक की रचना होने के नाते क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो ये वो ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ एक विश्वविद्यालय है। तो ब्रीफली इस संस्था का परिचय आज हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है, इट इज कमिटेड टू द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये कार्य, ये संस्था, इसका हेडक्वार्टर्स जो है जहाँ से कार्य करती है वो माउंट आबू राजस्थान है, क्योंकि वैसे भी भारत देश जो है वो विश्व गुरु माना जाता था और अभी फिर से बनता जा रहा है। और आध्यात्मिकता का केंद्र अगर पूरे संसार में कोई है तो वो भारत है। और भारत में ही राजस्थान प्रांत के माउंट आबू जिले में ये संस्था कार्य कर रही है और इसके हजारों सेवा केंद्र विश्व के 137 देशों में है। इसका अर्थ है हर नेशनैलिटी का, हर भाषा बोलने वाला, हर धर्म को मानने वाला,
हर तबके का, हर प्रोफेशन का व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, वो व्यक्ति इस संस्था से जुड़ कर के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का लाभ ले पा रहा है। इस संस्था में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये हर लेवल पे वर्क करती है और हजारों लाखों लोग इससे जुड़े हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। और जैसे कि आप सभी को बताया, इस संस्था के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने इस संस्था को स्टार्ट किया, वो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है, और जो इनके माध्यम बने उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। और शुरुआत इस संस्था की 1936 से हुई। उस समय इसको ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, जो एक 300 लोगों का छोटा ग्रुप था, जिसमें परमात्मा के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा और बहुत छोटी छोटी आयु की कन्याएं और महिलाएं सबसे पहले इससे जुड़ी, क्योंकि उस समय पर महिलाओं को सोसाइटी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने की राइट्स नहीं थी। और ख़ास तौर से जहाँ ये संस्था की शुरुआत हुई, वहाँ तो उनको बहुत ही निचला दर्जा दिया जाता था। घर के फैमिली अफेयर्स में, सोसाइटी अफेयर्स में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, तो वो फ्री रहती थी। पुरुष बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए जाया करते थे, घर में पूरा समय बाकी महिलाओं के पास फ्री रहा करता था। इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और इसका लाभ लेकर के अपने जीवन में उस ज्ञान धारा को बहने दिया। और ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट बनती गई। धीरे धीरे ये महिलाएं सशक्त होती गईं। ये कन्याएं जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी आयु की, ये शक्तिशाली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग बनती गई और धीरे धीरे इस ज्ञान का बहाव दूर दूर तक फैलने लग गया। इसके जो फाउंडिंग फादर, जैसे कि आपको बताया, उनको प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया गया। इस जीवन से पहले जब परमात्मा ने उन्हें कुछ ऐसे साक्षात्कार कराए और उस ज्ञान से अवगत कराया, जीवन की सच्चाई से अवगत कराया, जैसे हमने देखा हर एक महापुरुष के जीवन में एक पॉइंट आया जब उनको रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद से उनके जीवन का स्वरूप बदल गया। ऐसे ही जो फाउंडिंग फादर थे, उनका नाम था लेखराज कृपलानी। इनको दादा लेखराज कहा करते थे प्यार से। दादा का अर्थ बड़ा भाई होता है कई भाषाओं में, क्योंकि ये सिंधी थे तो सिंधी कम्युनिटी में बड़े भाई को दादा कहा जाता है, इसलिए दादा लेखराज नाम से प्रसिद्ध थे। और ये एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के हीरे के व्यापारी थे। 1936 आप समझ सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंट एरा था भारत का, तो ब्रिटिश रूल चल रहा था, राजा महाराजाओं का रूल होता था। तो बहुत ही एक ऊंचे तबके के सिंधी डायमंड मर्चेंट होने के नाते उनका संबंध बहुत ही ऊंच लोगों के साथ था, राजा महाराजाओं के साथ था, इतना राजसी जीवन था। और धीरे धीरे करके जब आप अपने वृद्धावस्था में प्रवेश करते गए तो आपको धीरे धीरे अपने इन सब दुनियादारी से कुछ अलग हट करके ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा आपकी सदा रहती थी। 12 गुरु आपने किए थे अपने जीवन काल के अंदर, तो बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। और जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब आपको सही ज्ञान से परिचित होने का एक मौका मिला और स्वयं परमात्मा ने आपको चुना उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए और दूसरों तक बांटने के लिए। और उसके बाद आप प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने लगे। और ये संस्था में क्योंकि वो महिलाएं, वो कन्याएं जो आपने देखी थी छोटी छोटी, वो भी साथ साथ ज्ञान सुनते 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 बड़ी हो गई और उन्हें इस पूरी संस्था का कार्यभार सौंपा गया। इसलिए उनके नाम पर, ब्रह्मा कुमारीज के नाम पर, ये संस्था भी ब्रह्मा कुमारीज जाने लग गई। तो कई लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज शायद महिलाओं की संस्था है या महिलाओं के लिए कार्य करने वाली संस्था है, तो ऐसा नहीं है।
इस संस्था में आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस कैंपस में आपको भाई भी दिख रहे हैं, बहनें भी दिख रही हैं। तो यहाँ ब्रह्मा कुमार भी हैं, ब्रह्मा कुमारी भी हैं, और ये जैसे हमने देखा विश्वव्यापी संस्था है जो कि हर क्षेत्र के लिए कार्य कर रही है। तो ये सबसे है और सबके लिए है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है संस्था का वो बहनों के साथ है, बहनों के द्वारा होता है। तो महिलाओं द्वारा संचालित ये विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। आप ताली बजा सकते हैं बहनों की उस शक्ति को जिसको आज हम दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। 9 दिन 2 बार एक वर्ष में हम उनकी शक्तियों का गायन करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे बीच में रह कर के ही उनकी शक्तियों को कहीं ना कहीं समाज भूलता जा रहा था, लेकिन परमात्मा ने उन शक्तियों को फिर से जागृत किया और उन शक्तियों के द्वारा समाज को सशक्त बनाने का ये कार्य परमात्मा करवा रहे हैं। तो भले ही इसके फाउंडिंग फादर एक पुरुष रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनके समय भी और आज के समय भी महिलाओं द्वारा ही इस संस्था का चलता है, इसलिए ये ब्रह्मा कुमारीज कहलाती हैं। और सबसे पहली जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इस संस्था की रही, उन्हें सभी प्यार से मातेश्वरी जगदम्बा कहा करते थे। मातेश्वरी अर्थात माता, और जगत अम्बा, पूरे जगत को वो वात्सल्य देने वाली, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स। इसलिए आपका नाम मातेश्वरी जगदम्बा पड़ा। और 1950 में ये संस्था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी सिंध कराची से, वहाँ से इंडिपेंडेंस के बाद में, पार्टीशन के बाद में, क्योंकि मूलतः भारत ही था पहले भी, तो फिर ये माउंट आबू में रिलोकेट हुए। और माउंट आबू में आज के वर्तमान समय कई सारे कैंपस हैं इस संस्था के, क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स है। जैसे आप देख सकते हैं माउंट पर पांडव भवन, यूनिवर्सल पीस हॉल, ज्ञान सरोवर, और आबू रोड पर एक विशाल हमारा शांतिवन कॉम्प्लेक्स है। इस संस्था के द्वारा मेंटेन्ड पीस पार्क माउंट आबू में भी है, और कई स्थानों पर ऐसे ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स डेवलप किए हैं। सिर्फ सेंटर्स ही नहीं, लेकिन ये भी ब्रह्मा कुमारीज मेंटेन करते हैं। और इसके साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और ट्रॉमा सेंटर जैसे एक कम्युनिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी संस्था के द्वारा हुआ, और जगह जगह पे इस प्रकार के सारे कार्य संस्था करती है। इस संस्था ने भारत से बाहर जो सेवाओं का दौर शुरू हुआ, वो 1954-55 में सबसे पहले वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स जो कि जापान में हुई थी, वहाँ ब्रह्मा कुमारीज को इनवाइट किया गया। आप जैसे देख सकते हैं उस समय की फ़ोटोज़ के अंदर मिस प्रकाशमणि, जो कि जिनको हम दादी प्रकाशमणि कहते हैं, संस्था के अंदर जो संस्था के सेकंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, और मिस रतन मोहिनी जैसे आप देख रहे हैं जो वर्तमान समय हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, 99 ईयर्स के हैं आज के समय पर दादी रतन मोहिनी जी, और बहुत सबल, बहुत ही कुशल प्रशासन इस पूरे संस्था का आप कर रहे हैं आपके द्वारा। और दादा आनंद किशोर के द्वारा ये संस्था की सेवाएं, डेलीगेशन जापान में गया, और उसके बाद फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को पहचाना गया। परमात्मा जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जिसके अंदर मूलतः से हम स्वयं को पहचानते हैं, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनको पहचानकर उन्हें कैसे उजागर किया जाए, उस विधि जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, उसे जानते हैं। और परमपिता परमात्मा जो कि गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, उनके साथ जुड़ करके, कनेक्ट करके कैसे उनसे वो गुण और शक्तियाँ अपने जीवन में प्राप्त किए जाए और उन्हें यूज़ किया जाए। सिर्फ प्राप्त ही नहीं करना, लेकिन कर्म में कैसे लेके आए हम उन गुणों को। सिर्फ शांत रहे नहीं, लेकिन शांति के गुण को यूज़ करके अपने आसपास के वातावरण, संबंधों को भी शांत बनाएं। इस ज्ञान को पूरे विश्व ने सराहा, पहचाना,
और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी ब्रह्मा कुमारीज की बहुत सुंदर एक कोलैबोरेशन हुआ। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, जैसे आप देख पा रहे हैं, 5 महाद्वीपों में सेवा केंद्र हैं। हज़ारों से भी ज़्यादा, हज़ारों समर्पित भाई और बहनें पूरे विश्व में सेवा कर रहे हैं और 10 लाख से भी अधिक परिवार इससे जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं। समर्पित रूप से सेवाएं देने वाले तो 2% ही हैं संस्था में, बाकी सब 98% आपके ही तरह अपना घर गृहस्थ में जीवन बिताते हुए, अपनी सब सामाजिक और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाते हुए, उन गुणों को, उन शक्तियों को स्वयं में समाते हुए जीवन में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ में ब्रह्मा कुमारीज का एक जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस उसे प्राप्त हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर। साथ ही साथ यूनिसेफ के अंदर भी हम कंसल्टेटिव बॉडी के रूप से जाने जाते हैं और ब्रह्मा कुमारीज को अपने शांति स्थापित करने के कार्य के लिए 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं और कई अलग अलग यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं के साथ में अलग अलग दर्जों से ये संस्था कार्य कर रही है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ हम एसोसिएट स्टेटस के साथ हैं, यूनिसेफ में कंसल्टेटिव स्टेटस है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली यूनेप के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस है। इस प्रकार से और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे समाज के लिए और विश्व के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। और जैसे कि बताया आपको, जो मूल बेसिक ऑफरिंग है इस संस्था की वो है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग का अर्थ है वो योग, वो कनेक्शन, वो कम्युनियन जो हमें स्वयं का राजा बनाए, अपने मन बुद्धि और अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाए और जो सब आत्माओं में सबसे सुप्रीम है, राजा है, परमपिता परमात्मा, उनके साथ हमें जोड़े और जो अल्टीमेटली हमारे जीवन को इतना ऊंचा उठाए जैसे कि राजाओं का भी राजा, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, जिनके आगे जाकर के सबके सर झुक जाते हैं, ऐसा श्रेष्ठाचारी जीवन हमारा हो जो सब उस जीवन को देखकर सराहें, नमन करें। और वर्तमान समय समाज में अलग अलग प्रकार से अलग अलग वर्गों को इस ज्ञान से रूबरू कराने का जो कार्य संस्था कर रही है वो अपने 20 विंग्स प्रभागों के माध्यम से कर रही है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, जिसके कार्यक्रम में आज हम सभी यहाँ शामिल हुए हैं, ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, पॉलिटिशियन विंग, सिक्योरिटी सर्विस विंग, आईटी विंग, मीडिया विंग, मेडिकल विंग, एजुकेशन विंग, सोशल सर्विस विंग, विमेन विंग, यूथ विंग आदि बहुत सारे अलग अलग इसके शाखाएं बनी हुई हैं, प्रभाग बने हुए हैं और कोई भी वर्ग आज समाज का छूटा हुआ नहीं है जो इस संस्था में सिखाए जाने वाले योग का लाभ ना ले सके। और हमारे सभी सेंटर्स जिनकी अधिक जानकारी आप यहाँ आए हैं आज यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। नागपुर में बहुत ही विस्तृत रूप से डेंसली हमारे सेंटर्स मौजूद हैं, लगभग हर क्षेत्र में आपको सेंटर मिलेगा और विश्व का कोई भी सेंटर अगर आप देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी आप उस सेंटर को खोज सकते हैं। और हमारे सभी सेंटर्स पर राजयोग की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान है, हम सिर्फ उसको आपसे शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए परमात्मा के ज्ञान पर सभी का अधिकार है क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए आप सभी को आज तो आप सब यहाँ आए हैं, इसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के अपना स्वयं का भी स्वागत करेंगे। लेकिन आगे भी क्योंकि बहुत सारे पहली बार आज आए हैं तो ये एक नई शुरुआत है। परमात्मा से जुड़ करके उन शक्तियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की ये शुभ शुरुआत आप शीघ्र ही करें। इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम ये शुभ शुरुआत करते हैं और मैं अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय उर्मिल दीदी जी को, जो कि
इस पूरे कॉन्फ्रेंस के सूत्रधार रहेंगे। हम सभी के बीच में बहुत सुंदर वक्ता, बहुत प्रभावशाली आध्यात्मिक लीडर्स आने वाले हैं और आप में से भी कई ऐसे हैं जो आज अपने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और प्रशासन में उत्कृष्टता के राज के मूल्य आज हम सभी के बीच में शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी का पुनः पुनः स्वागत।